नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अपने पटना बुलेटिन की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनाने की घोषणा के साथ ही इसके सभी घटक दलों की मांगे सामने आने लगी। एनडीए में शामिल सभी पार्टियां केंद्र में ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण मंत्री पद पाना चाहते हैं। हालांकि हर किसी को मंत्री बना दिया जाए ऐसा संभव नहीं। केंद्र में मंत्री बनाने के लिए नियम तय हैं और उसी हिसाब से एक निश्चित संख्या में ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों ने उनको लोकसभा में नेता चुनने का समर्थन दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सहयोगियों के रोल पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि सरकार गठन की तैयारी के बीच सहयोगियों ने अहम विभागों की मांग रखी है। अब बीजेपी के सामने उनको नजरअंदाज न करने की चुनौती है। कैबिनेट को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि सहयोगी दलों में नाराजगी न हो। अब आपको बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन हैं। एस जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, बांसुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिधूड़ी, राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, लल्लन सिंह, भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े दिखे हैं भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में 2024 के, उसके बाद जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब नेता चुना गया कल, उसके बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बहुत बदलाव होंगे। उत्तर प्रदेश में जो इनके सहयोगी दल हैं उसमें से सिर्फ 2 दल अपनी 3 सीटें ही लेके आए हैं, तो उसमें भी कई चीजें सोचने वाली होंगी और उसमें से 2 में से एक ही दल को जोड़ा जाएगा मंत्रिमंडल में। दूसरे को उत्तर प्रदेश में कई जगह दी जा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता जयंत चौधरी या उनकी पार्टी को केंद्र में कुछ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि 33 जो सांसद बने हैं भाजपा के, उसमें से कौन कौन आएंगे, तो उसमें से सिर्फ एक ही नाम तय समझिए, राजनाथ सिंह का। उसके अलावा कोई और नाम अभी तय नहीं समझिए, क्योंकि बाकी और राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में, तो उनको पहले तरजीह दी जाएगी और उत्तर प्रदेश को अभी इसी तरह रख दिया जाएगा। यहाँ से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। पिछली बार 9 बन गए, 9 करके बन गए, अब की बार नहीं बनाए जाएंगे। और ये भी तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन और मंत्रिमंडल में बहुत जल्द ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करिए कि अगले 15 से 20 दिन में या 1 महीने में ही आपको बदलाव दिख जाएगा। यही मेरा आकलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में भी एनडीए सहयोगियों को तरजीह दी गई थी, लेकिन तब मंत्रियों की संख्या 5 या इससे नीचे रही। लेकिन इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं है और ऐसे में कयास है कि नई गठित होने वाली एनडीए सरकार में मंत्रियों की संख्या 16 से 18 के बीच हो सकती है। हालांकि सही आंकड़ा कैबिनेट के शपथ लेने के बाद ही सामने आएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार कैबिनेट में भाजपा के अलावा छोटे बड़े करीब 1 दर्जन से भी अधिक दलों को प्रतिनिधित्व देना पड़ सकता है। 2 सबसे बड़े दलों में टीडीपी और जेडीयू है। टीडीपी के पास 16 तथा जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। इन्हें 4 पर 1 के फॉर्मूले में कैबिनेट पद देने की बात चल रही है। ऐसे में टीडीपी को 4 और जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलने तय है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता सर्वोपरि होती है। चुनाव में जब पार्टियां जाती हैं तो जनता ही तय करती है कि क्या वास्तविक मुद्दे रहे हैं, किसका उनको लाभ मिला है, नहीं मिला। वर्तमान स्थिति में देखें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई। उनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता कठिन परिश्रम
उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम जो है उसके अनुरूप नहीं आया। जहां पर भी कमियां रही उसका आत्ममंथन पार्टी कर रही है, चिंतन उस पर हो रहा है। कमियों को लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने आज कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी, लगातार वो चीजों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वजह क्या रही। जो भारतीय जनता पार्टी जो अनुमान लगा रही थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगी, वहां पर उसको जो है डेंट पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी भी बड़ी पार्टी को कम सीटें मिलती हैं तो उसको तय करना चाहिए कि वो उसके अंदर की कमियां जनता के बीच में उसके मुद्दे पहुंच नहीं पाए, वो रही या अंदरूनी भीतरगात रहा, ये पार्टी का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 240 प्लस सीटें के साथ जो है वो अकेले अपने दम पर जो है जीत करके आई है, जितना विपक्ष पार्टियों को मिलाकर के सीटें आई हैं। तो कहीं न कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, तमाम घटक दल एनडीए के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बना रहे हैं। और यह सरकार वो मान के चल रहे हैं 5 वर्षों तक चलेगी। उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जिसके अंदर देश का भी विकास होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कमियां रही हैं, परिणाम जो आए हैं, उस पर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं। और तमाम तरह की जो भी उन प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही हैं, वो उनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक तौर पर बड़ी पार्टी है। अगर उसके अंदर कमियां हैं तो निश्चित रूप से उसका जो है आकलन किया जाता है, उस पर काम किया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। खबर है कि टीडीपी ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास जैसे जनता से जुड़े मंत्रालयों पर अपना दावा किया है। इसी प्रकार जेडीयू की तरफ से भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की जा सकती है। तीसरे बड़े दल शिवसेना शिंदे है, जिसके 7 सांसद हैं। उसे एक कैबिनेट तथा एक राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। यही फॉर्मूला 5 सीटों वाली एलजेसी पासवान के लिए भी लागू करना होगा, यानी उसे भी कम से कम एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद देना होगा। इसके अलावा बिहार से हम की एक सीट है, जिसके प्रमुख जीतनराम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 एनडीए की सरकार और पहले 2014 में 2019 में मोदी सरकार बोला जाता था। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी की खासतौर पर बात करें कि गुजरात के भी जो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद दो उनके कार्यकाल रहे 2014-2019 में पूर्ण बहुमत उनको मिला है। तो उनको जो एक आदत है वो काम करने की एक फ्री हैंड से, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको अब अपने जो एलाई पार्टनर्स हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का तो खुद का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और बूंद बूंद सागर बनाता है। तो यहाँ पर एक चुनौती भी है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में उसके काफ़ी मायने हैं। इट स्पीक्स 1000 वर्ड्स कि यहाँ पर जो आपस में एक विश्वास जताया चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, और अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो हर एक मंच से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर अब बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आपको एसपी सिंह पटेल को भी साथ लेना है और साथ में अनुप्रिया पटेल को भी लेना है, जयंत चौधरी को भी साथ लेना है, जितिन प्रसाद को भी आपने साथ लेना है, महेश शर्मा को भी आपने मंत्रिमंडल में जगह देनी है, क्योंकि उनका भी उनको प्रचंड बहुमत मिला है। तो ये मुझे लगता है तस्वीर जब कल साफ हो जाएगी, बिल्कुल उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री डे 1 से, जैसे कि वो बोलते आए हैं कि डे 1 से वो अपना ही विल हिट द ग्राउंड रनिंग, और वो देश को आगे, जैसे उन्होंने कहा है कि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर काफ़ी बाकी है और हमने ये एक नए हिंदुस्तान की नींव रखी है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि सारी नज़रें कल होंगी कि कल जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ जो बाकी उनके मंत्री। निश्चित बात है कि 2024 के जो परिणाम आए हैं, अगर हम खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, बड़े निराशाजनक रहे हैं भाजपा के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमूमन ये बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और यहाँ पर सपा ने बाजी मारी है। और यही बात है, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर भी कांटे की टक्कर थी सपा में और भाजपा में। तो यहाँ पर अभी क्योंकि कल नए मंत्री शपथ लेंगे, जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पर आपको
सारे जो एक कास्ट फैक्टर है उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा भाजपा को, कि ताकि कोई एक वर्ग नाराज़ ना हो जाए। तो अनुप्रिया पटेल हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जयंत चौधरी और महेश शर्मा, जो बहुत एक प्रचंड बहुमत उनको मिला है, और यही बात है कि राजनाथ सिंह हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अब बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले अगर हम बात करें 2014 की, 2019 की, तो 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए थे। तो यहाँ पर वही बात है कि कोई कसर नहीं छोड़ेगी भाजपा और उनके जो थिंक टैंक्स हैं, कि यहाँ पर किसी तरह से उत्तर प्रदेश से जो एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पर अब कल बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, कि पहले फ़र्क ये रहेगा कि पहले मोदी सरकार बोला जाता था, अब एनडीए की सरकार होगी। वहीं पिछले 2 सरकारों को देखें तो 2014 में मोदी सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री सहयोगियों के कोटे से बनाए गए थे। इनमें से एलजेपी से रामविलास पासवान, शरद हरसिमरत कौर बादल तथा शिवसेना के अनंत गीते शामिल थे। 2019 में मोदी सरकार में भी 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, जिनमें पासवान, हरसिमरत के अलावा शिवसेना से अरविंद सावंत शामिल थे। आरपीआई के रामदास अठावले को राज्य मंत्री बनाया गया था। बीच में फेरबदल के दौरान मंत्रियों की संख्या में मामूली बदलाव आए थे, लेकिन यह 5 के आसपास ही रहे। नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट में कौन कौन से मंत्री मंडल में शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, और किस राज्य से कितनी जो सीटें हैं या जो घटक दल है उनको कितना मंत्री पद मिलेगा। अगर हम देखें तो यूपी अभी भी सबसे बड़ा राज्य है बीजेपी के लिए, वहाँ से 33 सांसद जीत के आए हैं। फिर उनके घटक दल है, आरजेडी है, जयंत चौधरी की पार्टी, जयंत आरएलडी है, जयंत चौधरी की पार्टी, 2 सांसद उनके हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओपी राजभर हैं। इस संभावित मंत्रिमंडल में अगर देखें तो अनुप्रिया पटेल 2014 से मंत्री में रही हैं और इस बार भी संभवतः उनका नाम आगे रहेगा। साथ ही साथ जयंत चौधरी जाट लीडर रहे हैं और अब एक अच्छा खासा वर्चस्व है, भले वो जाट वोट ट्रांसफ़र कराने में नाकामयाब रहे, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसके बाद राजनाथ सिंह जी का तो है ही, पिछली बार यूपी से बड़े बड़े चेहरे थे और मंत्रिमंडल की संख्या में खासा स्थान रखता था। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी को कहा जाता था कि ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, साउथ इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, केरला तक में बीजेपी ने 1 सीट जीता है। आप देख लीजिए कर्नाटक में तो जीतती ही आई है, तेलंगाना हो गया और फिर आंध्र प्रदेश हो गया। तो मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, जनसेना है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ बीजेपी के नेता जो जीते हैं उनको भी मंत्री पद देना चाहिए। केरला के साथ साथ बीजू ओडिशा का देख लीजिए, ओडिशा में भी 21 में से 20 सीटें दी हैं, तो वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी पहले से ही थे। अगर कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया तो फिर उनकी जगह कोई और लेगा और फिर वहाँ से मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिलेगी। तो ये जो मंत्रिमंडल होगा मिक्स्ड मंत्रिमंडल होगा और मंत्रियों की संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी, क्योंकि जो घटक दल है उन सभी को कुछ न कुछ मंत्रिमंडल पद दिया जाएगा, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है, जेडीयू के जो एमपी हैं वो भी शामिल रहेंगे। जेडीयू को कम से कम 2-3 दिया जाएगा, 12 सांसद हैं उनके, और घटक दल में चंद्रबाबू नायडू के बाद वही आता है। तो इस तरीके से 3.0 का जो है मंत्रियों का बंटवारा संभावतः होने वाला है। यूपी में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी यूपी में फोकस रखना चाहती है, क्योंकि 2027 के विधानसभा को देखते हुए जातिगत समीकरण के साथ मंत्रिमंडल में जगह देना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही एनडीए के घटक दलों को भी खुश रखना है। अब आपको बताते हैं कि यूपी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन है। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, सत्यपाल सिंह बघेल, जितेंद्र प्रसाद, दिनेश शर्मा,
महेश शर्मा, जयप्रकाश रावत, अनूप वाल्मीकि। इसी बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया, अब प्रधानमंत्री पद की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उस जाल में नहीं फंसना चाहते। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में उनकी पार्टी के रहते कोई भी एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी मुहिम नहीं चलने दी जाएगी। कन्वीनर बने, लेकिन अशोका होटल की मीटिंग से पहले एक साजिश के तहत केजरीवाल जी ने भी और ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम उठाया, जबकि ये तय हो गया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी के कन्वीनर बनने पर भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सवाल कर दिए। इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रैंक एंड फाइल को मंजूर नहीं था और हमें इनके इरादों का पता लग गया कि ये विकल्प के बजाय उस संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा जनता दल यू ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ करके और एनडीए में जाने का फैसला किया और एज ऑन टुडे वी आर वेरी कंफर्टेबल। इतिहास गवाह है कि हमारा फैसला सही था, लेकिन चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। सर, वेणुगोपाल ने खंडन किया, उन्होंने कहा ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम मीडिया में दिए हैं। इसमें जो कैद है वो अलग है, नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन ऑफर आया था? और क्या गांधी परिवार की तरफ से भी नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बीयरर्स हैं, उनका भी था और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल का गठन बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। उस सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों की जरूरत है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने घटक दलों को कैसे साधती है।